अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट बरतानिया नाज शाह साहिबा मौजूद हैं, जो बड़ा एक्टिव रोल प्ले करती हैं पाकिस्तान का जहाँ भी नाम आता है, पाकिस्तान के इमेज को उजागर करने के लिए, कश्मीर के इमेज को उजागर करने के लिए। इस वक्त जो सूरत हाल ये बनी कि पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में रखा गया है, उन मुल्कों के लिस्ट में नाम रखा गया कि जो ख़तरनाक हद तक जहाँ पे कोरोना का फैलाव है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम निकाल दिया गया बावजूद उसके कि एक इंतहाई ख़तरनाक वेरिएंट जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है वो हिंदुस्तान से चला। और हिंदुस्तान के रोज़ाना जो पॉजिटिविटी रेट है उसकी शरह पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। जहाँ पाकिस्तान की शरह 10-11% के करीब है, वहाँ हिंदुस्तान की शरह 20% के करीब है। इसके बावजूद हिंदुस्तान को क्यों निकाला गया, इसके पीछे क्या साजिश है, इसके पीछे क्या मामलात हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे नाज शाह साहबा से। हम चलते हैं नाज साहबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगी। ये बताइए, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हिंदुस्तान जहाँ पे केसेस यहाँ का वेरिएंट भी पूरी दुनिया में फैला और बड़ा डेडली वेरिएंट है, लेकिन पाकिस्तान जहाँ पे कोरोना की जो शरह है पॉजिटिविटी की वो बहुत ही कम है, इसके बावजूद पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा गया, हिंदुस्तान को निकाल दिया गया। ये क्या तिब्बी बुनियाद से ज़्यादा कुछ सियासी गेम है? जाहिर सी बात है, देखें अगर सियासी गेम नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को, हमारे गवर्नमेंट को जो डेटर के मुताबिक जो उन्होंने ये डिसीजन बनाया है जिस पर ये रेड लिस्ट पर रखा गया पाकिस्तान को और इंडिया को उतार दिया गया है, वो डेटा हमसे शेयर नहीं कर रहे। और इसकी वजह और हो ही नहीं सकती बिना सियासत के। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। जैसे कि पहले भी जब इन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर लगाया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को, तो इंडिया को नहीं लगाया था। और फिर जाकर जब बोरिस जॉनसन ने ट्रिप प्लान की हुई थी इंडिया में उसकी ट्रेड डील की वजह से, और अब भी मेरे ख्याल में या तो कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं या तो ये पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की मुखालफत हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आप लोग क्या एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं? क्या क्या तरीका करेंगे आप इसके लिए कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया जाए? तो मैंने हमारे जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उनको मैंने हाथ लिखा है। जो थर्सडे रात को ये वाकया शुरू हुआ था, और फिर वेडनेसडे रात को, थर्सडे को मैंने हाथ लिखा था, वेडनेसडे को भी मैंने अपने जो सोर्स थी जाहिर की थी, और फिर मैंने सवाल पूछे हैं। और भी पार्लियामेंटेरियंस हैं यहाँ के जो सवाल पूछ रहे हैं। जो हमारी ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है पाकिस्तान की, जो यास्मीन कुरैशी चेयर करती हैं, फिर उन्होंने कल मीटिंग किया था पाकिस्तान के मिनिस्टर से, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि पाकिस्तान की तरफ से वो लॉबिंग कर रहे हैं, क्या डेटा है। उनके साइंसदान से भी मिले, उनके साइंसदान जो लीड साइंटिस्ट हैं उनसे भी प्रेजेंटेशन मिली, और हमें यकीन है कि ये जाहिर है कि जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दिया और जो ब्रिटेन हमें हमेशा इंफॉर्मेशन दे रही है उसके मुताबिक तो ये जाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। ये साइंस के बुनियाद पर नहीं बनाया गया, और ना ही हमारे जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनके सिर्फ डायस्पोरा कम्युनिटी नहीं, मगर हमारे ब्रिटिश सिटीजन्स को उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनाया गया है। अच्छा, 60,000 के करीब लोगों ने पिटीशन पे साइन किए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1 लाख अगर हो जाए तो फिर इसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। इसके बारे में क्या कोई कैंपेन चलाई जा रही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी और कश्मीरी इस पिटीशन पे साइन करें? पर 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। मगर मसला ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो रिसेस में है, वो अगले महीने खुलेगी क्योंकि छुट्टियां हैं। तो जब वो खुलेगी, हमारी पिटीशन कमेटी होती है जो फैसला करती है कि किस पिटीशन को सुना जाए। लेकिन 3 हफ्ते में रिव्यू भी हो रहा है। वो 3 हफ्ते की रिव्यू पार्लियामेंट की वापसी से पहले होगा, तो शायद 3 हफ्ते में हमने इतनी लॉबिंग की है कि वो इतने हम डेटा भी शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तानियों को भी कहा हुआ है कि आप भी ज्यादा लॉबिंग करें, तो शायद वो 3 हफ्तों में वैसे भी वो एम्बर लिस्ट पर आ जाए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि 2285 पाउंड्स क्वारंटीन की जो फ़ी है वो रख दी गई है कि जो यहाँ से पाकिस्तानी ट्रैवल करके जाएंगे, जिनको इजाज़त भी होगी, वो क्वारंटीन में रहेंगे। तो ये फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए कोई रिवोक करने का कोई चांस है कि इसको कम किया जाए? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को मिलना है जाके इंग्लैंड में, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ने के लिए जाना है, स्टूडेंट्स हैं,
और इंग्लैंड एक हब है ऐसा जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भी इफेक्ट होगा क्या? इसका असर नहीं होता कोई वहाँ के लोगों को जो गवर्नमेंट में हैं कि यहाँ से जो लोग आते हैं, ज़ाहिर है वो पैसा देते हैं, मुफ्त नहीं पढ़ते वो। तो हमने उस पर भी आवाज उठाई है, क्योंकि ये जो पहले तो क्वारंटीन की होटल, जिस कोई इंसान नहीं है जो क्वारंटीन की होटल में रहकर आया और वो खुश है क्वारंटीन की होटल की सर्विस से। तो हालांकि यहाँ के जो केसेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, एक हामला औरत थी 34 वीक्स प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे का इंतकाल हो गया, वो उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। इतने केसेस हैं जो दुख से भरे हुए हैं लोगों के। फिलहाल हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आना ही नहीं चाहते, खास करके हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आना नहीं वापस चाहते, वो बेकिस्म के फंस गए, क्योंकि उनको तकलीफ होती है कि हमने 10 दिन क्वारंटीन होटल में नहीं रहना। अकेला कैसे कोई गुजार सकता है? पहले तो 2-3 दिन वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकते, कार पार्क में वर्जिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको टेस्ट करानी पड़ती है। टेस्ट के बाद अगर वो टेस्ट वापस आए तो फिर उनको होटल के कार पार्क में वॉक के लिए जा सकते हैं, होटल की ग्राउंड में वॉक के लिए जा सकते हैं। तो ये जो क्वारंटीन की होटल है वो उसकी जो स्टैंडर्ड्स है, हमें बहुत फिक्र है उसके बारे में भी। और उसके बारे में भी मैंने मिनिस्टर से मीटिंग की थी 2 हफ्ते पहले। दोबारा हम हाथ लिख रहे हैं, जो मेरे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो मुझे कंप्लेंट्स कर रहे हैं उसके बारे में भी मैंने हाथ लिखे हुए हैं। तो देखते हैं, मगर उम्मीद नहीं है कि वो कम करेंगे, मगर जहां तक यहाँ के जो अगर कोई इंसान बेनिफिट पर हो तो वो कर्जा लेकर वो कर सकते हैं, मगर उनको वो जो कॉस्ट है वो भरनी पड़ेगी। अच्छा, ये फरमाइए कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं इस वक्त, वो भी परेशान हो गए, जिन्होंने कईयों ने पाकिस्तान आना होगा मिलने के लिए अपने रिलेटिव्स को, या और रिलेटिव्स जो आते हैं वो वहाँ से भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे होंगे, वो भी मुश्किल और दिक्कत ज़रूर महसूस होती होगी पाकिस्तानियों को। और दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वो इस मामले में क्या कर रहा है? वो क्या कोई इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रहा? तो हाई कमीशन की और जो वो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उस पर मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का मसला है, वो डिप्लोमेटिक है। मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो पॉलिटिशियन के लिहाज से ये जरूर कहूंगी कि हाँ बिल्कुल हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने खुद पाकिस्तान आना था, पिछले साल नहीं आ सकी, इस साल भी अभी तक जब तक एम्बर लिस्ट ना हो तब तक मैं नहीं आ सकती। और मैं तो यहाँ के जितने भी हमारे डायस्पोरा कम्युनिटीज हैं, कितने लोगों को बहुत बहुत मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि कोई वजह होती है, उनके वालिदैन या उनकी कोई पोतकी होती है, कोई शादियों की इजाजत थी तो शादियों के लिए लोग गए हुए थे, किसी का अगर कोई जमीन का मसला था उनको इजाजत थी, यहाँ के कानून के मुताबिक उनको इजाजत थी कि वो वहां जा सकते थे। मगर जब वापसी का मसला आया तो फिर 1800 पाउंड अगर एक फैमिली जाए तो फिर काफी ज्यादा कितने हजारों लग जाते हैं। तो ये हमारे लोगों के लिए मुश्किल है, और ये मुश्किल मैं लॉबी तो कर रही हूँ, देखते हैं और भी जो भी एमपीज हैं जिनकी डायस्पोरा कम्युनिटी में, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डायस्पोरा कम्युनिटी है, वो भी लॉबी कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्या इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रांग है या उनके बिजनेस जो एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा है बोरिस जॉनसन के साथ, इंग्लैंड के साथ, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो उनको छूट मिल गई? तो उनको जो छूट मिली है वो तो ये इंडिया को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही मैं इंडिया पर इल्जाम लगाना चाहती हूँ, क्योंकि ये इंडिया का मसला हमारी गवर्नमेंट का है। मैं इंडिया बेशक जो मर्जी करे, हमारी गवर्नमेंट का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ से बात करें, तरीके से करें, सबको बराबर रखें और साइंस के मुताबिक ये फैसले लें। और ये हमारी गवर्नमेंट का मसला है, ये इंडिया का नहीं है, ये पाकिस्तान का नहीं है, और ममालिकों का नहीं है। हमें गर्ज है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से अपने आप को पेश कर रही है, और हमारे ख्याल में वो डिसीजन गलत ले रही है। अच्छा, ये फरमाइए कि वहाँ पे कश्मीर, अभी आपने देखा होगा कि हमारे KPL शुरू हुआ है, बड़े लोग उसके बारे में यहाँ पे तो पुरजोश है। वहाँ पे आप लोगों का क्या है कि KPL जैसे मामले को लेके एक कैंपेन की सूरत में चलाया जा सकता है जो कश्मीर की जो लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा दे?
तो जितने भी तो दो तीन चीजें हैं इस वक्त। एक तो इस हफ्ते रेवोकेशन जो 370 आर्टिकल की रेवोकेशन हुई थी, उसके बारे में हम हाई कमिश्नर में थे थर्सडे को, उसके बारे में सब एमपीज बैठे हुए थे और हमने अपने जो सोच थी वो इजहार की। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट के मसले से मैंने पहले भी कहा है, वो यहाँ के एक एंकर हैं, उन्होंने एक लिखा था गार्डियन में, एक ऑपेड लिखा था और उसके मुताबिक उन्होंने लिखा था कि देखें जो इंडिया जो क्रिकेट लीग है जो क्रिकेट को भी खेलने नहीं देते और क्रिकेटों को वो वीजा नहीं लेने देते। तो अगर वीजा देते हैं, कहते हैं अगर आप गए तो फिर आप दोबारा इंडिया नहीं आ सकते। तो जिनके रिश्तेदार हैं इंडिया में, फैमिलीज हैं, वो फिर एक किस्म का ब्लैकमेल हो जाता है ना। एक ये जो पॉलिटिकल दबाव है ये बिल्कुल गलत है और ये एक और इंडिया पर मुझे बहुत बहुत अफसोस है कि उनकी गवर्नमेंट जो है इस तरीके से पेश आ रही है, जो स्पोर्ट्स को भी एक जंग की तरह चला रहे हैं। ये स्पोर्ट्स का मतलब होता है, जो स्पोर्ट्स होते हैं हम लोगों को इकट्ठा करती हैं, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स को इस तरीके से नहीं लेकर जाते कि उसको एक स्पोर्ट्स की तरह से इंग्लिश you don't use sports to become a pawn in a political game. Right. It's like you don't do that. You don't use sports. Sports is about bringing communities together, not dividing communities. And it's like, you're behaving like the countries at war, and the countries are not at war. They are neighbors. They need to behave like neighbors. And where India's response to how the cricket issue is absolutely abhorrent. It's absolutely a new law. वो मोंटी पलेसर के बारे में आपको पता चला होगा, उसको भी वो आना चाहता था, उसको खत लिखा गया यहाँ से इंडियन बोर्ड की तरफ से और इंडियन कमीशन की तरफ से कि अगर तुमने पाकिस्तान का या कश्मीर का सफ़र किया तो तुम्हें इंडिया आने की इजाज़त नहीं होगी। और भी प्लेयर्स हैं, हर्षल गिब्स के बारे में भी है, साउथ अफ्रीकन, उनको भी लिखा गया था। मोंटी के मैंने कल भी बात की थी एक और इंटरव्यू में, तो उस पर खास करके उस पर जो दबाव चल रहा है ये ब्लैकमेल के इट इज अकिन टू ब्लैकमेल। बिल्कुल। और पॉलिटिकल बुलियन है, बिल्कुल बुलियन है। लेकिन आप लोग एक्साइटेड हैं देख के कि कामयाबी से ये हो रही है, मतलब सीरीज और बहुत से प्लेयर यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं और कश्मीरी हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, बहुत एनर्जी है, बहुत खुश हैं लोग इसके यहाँ पे। इसको क्या इस तरह की चीज़ को एक कश्मीर की अवेयरनेस के लिए, जैसे मैंने कहा, कैंपेन के तौर पे इंग्लैंड में, दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। देखें, जहाँ जो कोई चीज होती है सेलिब्रेट करने के लिए और वो लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ाती है तो वो हमें चाहिए, क्योंकि देखें हर यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में जो भी हैं तो वो एक दूसरे के पड़ोसी, ये दो ममालिक बहुत अहम मुल्क हैं। इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, अगर हमारी जो इश्यू है वो नरेंद्र मोदी और उसके गवर्नमेंट से है, इंडिया के लोगों से नहीं है और ना ही हमें होनी चाहिए, क्योंकि वो एक जो रेजीम है, वो रेजीम जो है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी में डूबा हुआ है। वो इट्स स्टीप्ड इन दैट आइडियोलॉजी जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी, और वो सेपरेशन के बारे में है, वो डिविजन्स के बारे में है। और हम जो है, हमें चाहिए कि उन डिविजनों को हम उसको ऑक्सीजन ना दे, मगर हमें प्यार मोहब्बत से दुनिया के साथ साथ चलना है और अपने रिलेशनशिप्स मजबूत बनाने हैं, ताकि कोई भी किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता, किसी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता कि कोई जंग हो या लड़ाई हो। और हमारे लिए, हमारी कंट्रीज के लिए बेहतर है कि हम आपस में सलूक और इत्तेफाक से रहें। मगर जो कश्मीर का मसला है, वो कश्मीर का मसला कितने सदियों से चल रहा है और हमें चाहिए कश्मीरियों को उनका हक मिले, उनके हकूक मिले, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले। हमारी कोशिश यही है और हम इंडिया को कम्प्लीटली लॉबी करते रहेंगे, हमारे गवर्नमेंट को भी लॉबी करते रहेंगे कि कश्मीरियों को उनकी जो हक है उनको दिए जाएं। अच्छा नाज़ साहबा, आपने ये देखा कि कश्मीर में जो हिंदुस्तान है उसने ला के लोगों को बसाना शुरू किया इंडिया के, और वहाँ के डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। आप लोग उठा रहे हैं कि ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको वापस उसके खुद मुख्तार
जो स्टेटस है इंडिया का जो दिया हुआ था कश्मीर को, वो वापस होना चाहिए? हाँ, वो बिल्कुल हम आवाज उठाते हैं। अगर आप मेरा ट्विटर या मेरा फेसबुक देखें तो 2 साल पहले जब ये रेवोकेशन हुआ था, उस वक्त भी हमारी जो लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस थी, मैंने कॉन्फ्रेंस के सामने ये मोशन पेश किया था कि जो और हमारे जो लेबर पार्टी है उसको मैंने यही कहा था कि हमें इस मोशन को सपोर्ट करना चाहिए और आगे से भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। देखें, हमारा खुद मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, पाकिस्तान की बेटी हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन जरूर हूँ, मगर मेरे जो टीनेज ईयर्स हैं मैंने वहाँ आजाद कश्मीर में गुजारे थे, हमारी चकसवारी कॉलोनी में गुजारे थे, गांव में गुजारे थे, वहां पर स्कूल भी गई थी। तो मेरा जो लिंक है वो कश्मीर से एक बहुत पर्सनल लिंक है। और वहाँ आजाद कश्मीर में जब मैं रही थी तो मुझे कोई फिक्र नहीं था कि कोई गन्स लेकर कोई अंदर आएगा या मुझ पर फिर हमला होगा। मगर हमारे जो बहन भाई ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वो औरतें स्कूल नहीं जा सकती। अगर जाएंगी तो उनको ये नहीं पता है कि किसी सोल्जर ने, किसी फौजी ने उनको अटैक करना है। कोई बच्चा जब घर से निकलता है उसको पता, उनको माँ बाप को, वालिदैन को पता वापस आएंगे या नहीं आएंगे। उनको इंटरनेट की है, उनसे यूनाइटेड नेशंस को वो एंट्री नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये इन पर हमें बहुत ही दुख है। और ये जो रेवोकेशन आर्टिकल 370 का, उसकी वजह से भी मुझे बहुत दुख है और हमें तकलीफ होनी चाहिए, पूरी दुनिया को होनी चाहिए और आगे से मैं इसकी नुमाइंदगी करती जाऊंगी। मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ चीज़, वो चूँकि मैं भी कश्मीरी हूँ और मेरे दादा का ताल्लुक श्रीनगर से था, तो मैं भी उसको दर्द को समझ सकता हूँ, मतलब तकलीफ़ को जो मेरे वालिद मुझे बताते रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हालात रहे हैं, तो मतलब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब ने यहाँ पे ये कहा कि हम तो इस हद तक जाने को तैयार हैं कि अगर एक दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी फ़ैसला कर लेते हैं तो उसके बाद उनको दूसरा मौका भी दिया जाएगा कि वो खुद फैसला करें कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये भी बड़ा अप्रिशिएबल है। इसके बारे में क्या कहती हैं आप? देखें, जो पाकिस्तान और जो उनकी गवर्नमेंट की जो राय है वो कश्मीरियों के, अगर कश्मीरियों के हक में है, अगर कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स के हक में है, तो उसके बारे में मैं यही कहूंगी कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ। क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता तो वो उन लोगों को वो फ्रीडम नहीं मिलेगी जो उनका हक है। जो एक मिलिट्राइज जोन है, उसको जहां तक वो फौजी वहां से निकलेंगे नहीं। हमें यही करना है कि कश्मीरियों के हक में बोलना है और कश्मीरियों के वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो सब हमारे भाई हैं। उनको फ्रीडम अगर ना मिले तो हमें तकलीफ होती है और हम कैसे चैन से जी सकते हैं कि नोइंग कि ऐसे दुनिया में हो रहा है हमारे बहन भाइयों के साथ। तो अगर वो उनके हक में बात करेंगे तो जो भी गवर्नमेंट उनके हक के बारे में बात करेगा तो वो हमें पसंद है और अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू नाज साहिबा। हमने बात की यहाँ पे इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान को जो रेड लिस्ट में रखा गया है उसकी बुनियाद क्या है, और साथ ही इस मामले में भी कि नाज साहिबा और उनके साथी कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए बरतानिया में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जमशेद इकबाल चीमा, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फूड एंड सिक्योरिटी। इनसे चल के बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल मुकम्मल होने पर। आज भी एक छोटी सी ब्रेक के लिए इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात करेंगे, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं फूड एंड सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन हमारी बात यहाँ होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल मुकम्मल होने पे। अजनास की कीमतें हम कह रहे हैं बहुत बढ़ गई हैं, हम कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसकी कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। वो अचीवमेंट्स क्या हैं उसके बारे में हम जानेंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये फरमाइए कि 3 साल मुकम्मल होने पे आप क्या कहेंगे? 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं इस महीने में। आवाम की तरफ से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होगा कि 3 साल में एक जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा हुई कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन अचीवमेंट भी होगी। उन अचीवमेंट का भी आप जिक्र करेंगे। लोग बहुत से एतराज़ात
सबसे ज़्यादा महंगाई पे, फिर बिजली की कीमतों पे, ऑयल की कीमतों पे बढ़ने पे, और अभी तो ये हुआ कि यूटिलिटी स्टोर्स पे भी बहुत सी चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो इसके हवाले से फिर ये क्या किया जाए, क्या कहा जाए? देखें, पीटीआई की गवर्नमेंट, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में सोसाइटी में एक तवाज़ुन कायम किया है। इससे पहले ये जो सोसाइटी है चंद माफिया के हाथों में थी, जिन लोगों के पास एक्सप्लॉयटेशन थी, पावर ज्यादा थी, पैसे थे, जिन लोगों का आप कह रहे हैं कि ओवरऑल आपस में जो यू कैन से इत्तेहाद या एक्सप्लॉयटेशन पावर ज्यादा थी, वो सोसाइटी के दूसरे तबकात को निचोड़ रहे थे। आज आप अगर देखते हैं तो आज ये जो सोसाइटी है इसमें इक्वली ख्याल रखा जा रहा है किसान का, मजदूर का, यहाँ के गरीब तबकात का, यहाँ के मिडिल क्लास का, जो आप कह लें सर्विंग क्लास है, और जो यू कैन से दिस जो हाउसिंग स्ट्रक्चर जो है, हाउसिंग इंडस्ट्री जो है, या टेक्सटाइल है, या ऑटो इंडस्ट्री है, यानी इंडस्ट्री, सर्विसेज, जो लेबर क्लास और किसान, इनका आप कह लें कि एक तवाज़ुन है। यहाँ पे सारों को सपोर्ट किया जा रहा है, और सपोर्ट दो तरह से किया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है रिगार्डिंग उनके जो सब्सिडी है, जो उनके मतलब सब्सिडी का जो विथड्रा करना था उन्होंने वो, और इसमें उनको बिजली सस्ती दी गई, उनको कर्जे ज्यादा दिए गए, उनको ड्यूटी पहले ड्रॉबैक दिया गया, उनको यू कैन से गैस सस्ती दी गई, प्रायोरिटी पे दी गई। और 2011 के बाद 2021, 10 साल बाद आपकी $4 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ी है। सो पिछले 10 साल एक्सपोर्ट कम हुई है टेक्सटाइल की, और फिर ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट देखें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट $26 बिलियन की पहली बार गई है। फिर आपका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, कोई आपके कोई 1 करोड़ लोग बाहर हैं। 1 करोड़ जो लोग बाहर हैं उनके यहाँ जायदादों पे कब्जे होते थे, यहाँ पे वो लोग सेफ नहीं थे, अगवा होते थे, यू कैन से देवर ए सॉफ्ट टारगेट। उनके लिए लहदा आप कह लें कि पुलिस थाने बनाए गए, उनके लिए लहदा सीएम हाउस में, पीएम हाउस में उनके लिए लहदा सेल क्रिएट किए गए। अब उन लोगों का ट्रस्ट इतना ज्यादा है कि इस साल पहली बार $29.5 बिलियन उन्होंने यहाँ पे रेमिटेंस भेजी है। और आपका जो ट्रेड डेफिसिट था, या आप कह लें ओवरऑल जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। ये बात भी 11-12 साल बाद हुई है। फिर आपकी जो इकोनॉमी है ये एक्सपोर्ट की तरफ जा रही है, एक्सपोर्ट लेट होने जा रही है। फिर अगर देखें तो रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे। आज यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं तो समझे कि मैं चीजें खरीद लूंगा, मैं इंसाफ खरीद लूंगा, मैं पुलिस खरीद लूंगा। यहाँ पे कोई बंदा भी पीएम के पोर्टल पे अगर दरखास्त डाल देता है तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा, उसको उसका जवाब जरूर आएगा। उसमें जवाबदेह है, एक्सीन भी है, और चीफ भी है, कमिश्नर भी है, डीपीओ भी है, आईजी भी है, हर बंदा जवाबदेह है। सो एवरीबडी इज यू कैन से कंसर्न्ड अबाउट इट कि जी मुझे डायरेक्ट हुक्म आना है, वो सीधा पीएम हाउस से आना है। सो ये एक डिजिटल जो गवर्नेंस है, डिजिटल गवर्नेंस को जो मुतारफ कराया गया, इस वक्त कभी सिंगल डिजिट में उसकी या बल्कि डबल डिजिट में चली गई कंप्लेंट। आगे हमारा टारगेट है 50%, मतलब 50% कंप्लेंट जो है पीएम पोर्टल पर जाए। पीएम हम इसके डेरे बनाने लगे हैं, हम इसके लिए आप कह लें कि कम्युनिटी सेंटर बनाने लगे हैं कि जहाँ पे इस वक्त लोगों को एक शाइनेस है कि कंप्लेंट दर्ज कैसे करानी है, दर्ज कराना नहीं आता। सो पीएम साहब से जो अप्रूवल दी है अभी रिसेंट, अभी गोइंग टू बी लॉन्च्ड, वो ये है कि हम कम्युनिटी सेंटर बनाने लगे हैं जहाँ पे मोहल्लों से, गलियों से आपके लोग आएंगे, आके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, और वहां से आप कह लें कि वो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगी। और लोगों की अपॉइंटमेंट जो है या उनकी प्रमोशन जो है वो डिपेंड करेगी कि कौन कंप्लेंट रिजॉल्व करता है और कौन कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करता। डीसी या एसी, वो आप कह लें कि इस बात पे उनकी वैल्यूएशन होगी या उनकी अप्रेजल जो है वो जो कंप्लेंट कहाँ से रेज ज्यादा हो रही है और कहाँ रिजॉल्व कहाँ ज्यादा हो रही है, कहाँ पे रूटीन में काम हो रहा है। तो जहाँ पे नेचुरल गवर्नेंस होगी, जो रूटीन की गवर्नेंस है वो होगी और बेटर गवर्नेंस होगी, वही लोग आगे तरक्की भी पाएंगे और वही लोग अपॉइंटमेंट देंगे। सो इसमें आप कह लें रूल ऑफ लॉ के हवाले से ये एक बहुत बड़ा यू कैन से एक स्टेप है, और इसमें कोई हाइड आउट नहीं होती। फिर अगर हम देखें किसान के हवाले से,
तो किसान जो है ये बड़ा एक महरूम तबका था पाकिस्तान का। ये ऑलमोस्ट यू कैन से 80 लाख घराने हैं, 83 लाख घराने हैं, 83 लाख घराने जिनकी आमदन आम आदमी से आधी है। इनको बड़ा इस्तेसाल किया गया। आपके जो बड़े लोग थे, अगर आप इंडस्ट्री देखें तो आपकी हाउसिंग इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री, ये 3 इंडस्ट्रीज के अलावा बाकी तमाम इंडस्ट्रीज जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। उनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। बट उनके साथ जो हो रहा था वो आपको पता है, उनका कमाद माशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब जो एक डेली भी करप्शन नहीं करते, 120 रुपए खरीदा करते थे, जबकि सरकारी रेट 180 रुपए होता था। पैसे देते नहीं थे, जहाँ पे आप पहले पैसे लेके भाग जाते थे, पूछने वाला कोई नहीं था इनको। आज किसान को हर फसल का ठीक रेट मिल रहा है, उसको कोई बंदा जुर्रत नहीं कर सकता कि उसका इस्तेमाल करे, उसको आप कह लें कि उसके पैसे खा जाए, उसके साथ कोई ज्यादती कर जाए। तो एक बहुत बड़े तबके के जो कंसर्न थे वो एड्रेस हुए हैं, और उसकी नतीजा ये हुआ कि आपकी पिछले साल 7 में से 6 फसलें जो हैं वो रिकॉर्ड पैदावार हुई है। सो अगले साल जो है, जो मैं अभी आपको आपके चैनल के तरफ से बता रहा हूँ कि कम से कम 20% से लेके 50% तक बड़ी फसलों की, रबी की जो 4 फसलें, खरीफ की जो 4 फसलें, उनकी पैदावार ज्यादा होगी। ये तारीख में कभी नहीं हुआ कि 4 फसलों की पैदावार 20% से ज्यादा बढ़े। ये पहली बार होने जा रहा है। फिर अगर आप देखें तो आपने पूछा कि हमारी बड़ी अचीवमेंट्स क्या है, तो हमारी बड़ी अचीवमेंट एनवायरमेंट के हवाले से गवर्नमेंट ने बड़ा चैंपियन किया पूरी दुनिया को लीड कर रही है। वाटर कंजर्वेशन 1968 के बाद कभी नहीं हुआ, 1968 के बाद कभी नहीं हुआ। वाटर कंजर्वेशन में इस वक्त आपको नंबर सुन के यकीन नहीं आता, 735 डैम हमारे ऑपरेशनल हो गए, क्या नाम है, बलूचिस्तान में। हमारे कोई आप कह रहे हैं छोटे बड़े अगर मिलाएं तो छोटे और दरमियाने साइज के, तो जो चेक डैम और दूसरे डैम जो है 5000 के लगभग आपके कबायली इलाका जात में ऑपरेशनल किए गए। जिन लोगों का पेशा जंग था, ये जंग में फैसिलिटेशन थी या दहशतगर्दी में वो इन्वॉल्व होते थे, वो लोग ज़राअत की तरफ आ रहे हैं, बाग लग रहे हैं, वहाँ पे मंडियाँ बन रही हैं, वहाँ पे जो ऐसे कहते हैं यू कैन से ग्रेजुएशन, गुर्बत खात्मे का मतलब का एक सोर्स होता है ग्रेजुएशन करना। ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि आप उनको काइंड दें, मतलब जानवर दें, उनको ट्रैक्टर दें, उनको मशीनरी दें, ऐसी चीज दें कि जिसको यूज करके तो अपनी गुर्बत का खात्मा करें। तो उसमें इन इलाकों में जहाँ कभी ज़राअत नहीं होती थी, आप कह लें ये जो कबायली इलाका जात या बलूचिस्तान, सारे इलाकों में ग्रेजुएशन की बहुत बड़ी स्कीम चल रही है। 52 अरब रुपये हमने रखा है, 52 बिलियन रुपीज कबायली इलाका जात के लोगों को आप कह लें कि इस बात पे लाने के लिए कि वो ज़राअत करें और खुशहाल हों, ज्यादा पैसे कमाएं। इन इलाकों में जो नई फसलें आ रही हैं उसमें जाफरान को 7 लाख रुपए केजी है। इन इलाकों में हम जाफरान के बागात जाफरान के जो खेत लगाने लगे हैं, पैसे लगते हैं। तो जिस तरह अफगानिस्तान में या ईरान में मतलब यहाँ अमेरिकन लेके आए थे जाफरान, बलूचिस्तान क्या नाम है, अफगानिस्तान में जाफरान को अंग्रेज लेके आए थे, अमेरिकन लाए थे ताकि लोगों को पोस्ट से हटा के जाफरान पिलाया जाए। हम उस तरफ जा रहे हैं कि जाफरान, शहद और आलिफ, ये 3 ड्राइव हमारी चल रहे हैं इस वक्त कबायली इलाका जात में। सो ओवरऑल अगर देखें तो जो बुनियादी इंसानों की 3 बेसिक जरूरियात हैं, साफ हवा, साफ पानी और खुराक, 3 जो पहली इंसानों की जरूरियात हैं तरतीब के हिसाब से आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस पर, आपकी हुकूमत ने उन पर फोकस किया है और इसी तरतीब से किया है। तो ये हुकूमत आपकी जमीन से जुड़ी हुई हुकूमत है। ये हुकूमत जो है वो एक उनका उसका विजन जो है वो लोकल है, वो कोई अक़वाम मुत्तहिदा की बातें नहीं करती, वो कोई अमेरिका की बातें नहीं करती, वो कोई किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ तस्वीर बना के खुश नहीं होती। वो अपने अवाम में रहना, अपने अवाम को के बुनियादी बेसिक नोयत के तरतीब के हिसाब से मसाइल को हल करने में जुटी हुई है। और फिर यहाँ पे आप कह लें कि बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी इस वक्त अंडर द लॉ है। इस वक्त इस मुल्क के बड़े बदमाश थे, ये बड़े जो आप कह लें कि माफिया थे, वो नवाज शरीफ और जरदारी थे, अल्ताफ हुसैन थे, आज आपको नजर नहीं आते। इस मुल्क के बड़े बदमाश या अफगानिस्तान में भाग गए हैं या यहाँ से आप कह लें दुबई में बैठे हैं, और उससे बड़े जो है इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं। तो जहाँ भी हैं इस वक्त पीपल आर इन ट्रबल। इस मुल्क में जो कानून का साथ देगा, कानून के पीछे होगा, कानून के अंडर होगा, वो सुखी है। जो इससे हट के करेगा वो सुखी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। सो ये हमारी आप कह लें कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज़राअत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमने चीज़ों को चला लिया है।
इस वक्त तारीख के हाईएस्ट आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं, $25 अरब से ज्यादा हैं, जो कि अगले शायद कुछ चंद दिनों में $28 अरब हो जाएंगे। कभी भी तारीख में इतने बड़े रिजर्व नहीं हुए। आपका डेट टू जीडीपी रेशियो कम हुई है। पूरी दुनिया में कोरोना के दौरान 10% डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बढ़ी है। दुनिया का कर्ज बढ़ा है 10%। पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो मेंटेन हुई है, 0 है, बढ़ा नहीं है, न कम हुआ है न बढ़ा है। ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें कोरोना के दौरान डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ी नहीं है। तो ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। अच्छा, जी ये फरमाइए, ये बातें बिल्कुल सही आपकी, बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन मसला ये है आम आदमी का जिस वक्त सवाल आया जहाँ से मैंने शुरू किया था, तो वो ये कहेगा कि जी पेट्रोल जो 3 साल पहले हमें मिला करता था 80 रुपए पर लीटर के हिसाब से फर्ज किया, वो इस वक्त 120 लीटर पे है। चीनी कहाँ पे थी? चीनी आपको 110-120 रुपए पर किलो के हिसाब से मिल रही है। ऑयल, खुदनी ऑयल जो है वो इस वक्त 350 रुपए पर लीटर के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो गरीब आदमी तो उस हवाले से पिस ही रहा है ना फिर। अच्छा, इसमें जी नोट कर लेना, कागज कलम में पकड़ लेना ताकि गलती ना रहे, और मेरी आवाज भी रिकॉर्ड भी हो रही है, सुन भी रहे हैं। पाकिस्तान सब दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। दुनिया में 193 मुल्क हैं। 193 मुल्कों में सबसे सस्ता जो मुल्क है पाकिस्तान है। और हमारी जो इकानमी है, हमारी इकानमी दुनिया के 193 मुल्कों में से 2 तरह की आपका जीडीपी होता है। एक जीडीपी होता है नॉमिनल और दूसरा जीडीपी होता है आपका यू कैन से पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी में हम दुनिया का 143वां मुल्क है। रैंकिंग में हम दुनिया के 143वें नंबर पे आते हैं। और जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें हम दुनिया के 155-56 नंबर पे आते हैं। मतलब ये कि दुनिया के एक अगर सर्वे जो है या एक तरीका जो मेजर करने का, उसमें हम दुनिया के 50 मुल्कों से ज्यादा अमीर हैं। और दूसरा जो तरीका मेजर करने का, उसमें दुनिया के 40 मुल्कों से हम ज्यादा अमीर हैं। जब 40 मुल्कों से हमारी इनकम ज्यादा है तो हम इस वक्त दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। मैं उसकी मिसाल ये देता हूँ कि इसका जो मेजर करने का तरीका है वो कई कंपनियों ने या कई अदारों की ये मेजरमेंट है। ये कंबाइंड आटे का रेट 57 रुपए है। इंडिया में आटे का रेट 52 रुपए है। सो आप कह लें कि हम आटे के रेट में इस खिते में दूसरे नंबर पे हैं। बाकी हम घी में थोड़े से महंगे हैं। आप कह रहे हैं 12 या 13 रुपए। चीनी में हम 13-14 रुपए महंगे हैं। आटा, चीनी, आटा, चावल, सब्जियां, यू कैन से बिजली, मकान का किराया, पेट्रोल, क्या नाम है इसका, चिकन, अंडे, गुड़ से लेके दालें और नीचे आते जाएं, आप चीजें गिनते जाएं आप, प्याज, हम खित्ते में तमाम चीजों में सबसे सस्ते हैं, सिवाय 2 चीजों के, चीनी और घी। और टारगेट वीराजम पाकिस्तान का ये है कि हम इन 2 चीजों को भी खित्ते से सस्ता करेंगे। तो ये जो महंगाई है, महंगाई दुनिया में कोविड के दरमियान में हुई है। 90% दुनिया में गैस, तेल, क्या नाम है, क्रूड ऑयल और गैस, इनकी कीमत बढ़ी है। मेरे मुल्क में थोड़ी बढ़ी है। दूसरी बात, हम एडिबल ऑयल की बात करें, खाने वाले तेल की बात करें तो सोयाबीन, पाम और सरसों, कैनोला, इसकी जो कीमत बढ़ी है वो 70% बढ़ी है। मेरे मुल्क में थोड़ी बढ़ी है, इतनी ही बढ़ी है, मेरे मुल्क में इतनी बढ़ी है। फिर हम बात करते हैं ग्रेन की, तो ग्रेन दुनिया में मकई को 94% बढ़ी है, बाकी ग्रेन को 38% बढ़े हैं। हमारे यहाँ से थोड़े बढ़े हैं। तो हमने महंगाई को कंट्रोल किया, दुनिया से बेहतर कंट्रोल किया। और वो बेहतर कंट्रोल करने की जो वजह थी, मसलन जस्ट मैं यूरिया खाद 95% बढ़ी है दुनिया में, मेरे मुल्क में 1 रुपया नहीं बढ़ी। दुनिया में डीएपी जो है वो 122% बढ़ी है, टीएसपी 129% बढ़ी है। हमने यहाँ थोड़ी बढ़ाई है, थोड़ी बढ़ी है। गवर्नमेंट ने टैक्स लेना कम कर दिए ताकि चीजें लोगों के लिए आसान रहें, सस्ती रहें। सो ये जो महंगाई का जिक्र करते हैं, बेड़ा गर्क हो गया, कख ने रहा और मुल्क नाक जरबाकारों के हाथ में आ गया, ये बिल्कुल मरियम बीबी बात ठीक करती है, ये फजल रहमान बात ठीक करता है, ये बात जरदारी साहब, ये बिलावल साहब ठीक करते हैं कि इनके कारोबार का मंदा है। इनका कारोबार ही मनी लॉन्ड्रिंग है, इनका कारोबार ही चटी डाली है, इनका कारोबार लूटमार है, इनका कारोबार मंदा है और रहेगा। इनका कारोबार मजीद मंदा होगा कि जितना इनका कारोबार मंदा होगा उतनी इस कौम की उसमें निजात है। इस कौम की बेहतरी इसमें है कि इन लोगों का, लुटेरों का कारोबार मंदा हो। और हमारी कमिटमेंट है कौम के साथ, हमारा मैंडेट ये है कि हमने इनका कारोबार मंदा करना है, इंशाल्लाह करेंगे।
थैंक यू सर, नहीं बहुत शुक्रिया आपका। हमने सवाल उठाया यहाँ पे इस बारे में कि महंगाई कितनी ज़्यादा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कैसी रही। इस हवाले से जमशेद इकबाल चीबा साहब ने काफ़ी तफसील से बयान किया कि क्या क्या अचीवमेंट हैं। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं बराए करम हमें इस बारे में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। हम इसको शामिल करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में भी, क्योंकि इस महीने हम कोशिश करेंगे कि 2-3 प्रोग्राम इस मौजू पर करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी 3 सालों में कैसी रही है। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ व नासर।